तो चलिए आज दिब्यापुर की कहानी में गहराई से उतरते हैं। पर यह सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी नहीं है, ये जमीन की, वहां के लोगों की और उनसे किए गए वादों की कहानी है। हम ये देखेंगे कि कैसे बहुत छोटे छोटे जमीनी मुद्दे चुनावी नतीजों को पूरी तरह से पलट सकते हैं और कैसे एक सही रणनीति से जनता का भरोसा वापस जीता जा सकता है। आइए दिब्यापुर के शासन का ब्लूप्रिंट समझते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी सब याद रखती है, हर वादा, हर मौसम का बदलना, हर संघर्ष। देखिए, एक किसान और मौसम का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा होता है। फसल एक उम्मीद पर बोई जाती है और फिर उसे मेहनत से सींचा जाता है। लेकिन सोचिए, जब सिस्टम ही साथ ना दे, जब नहरें सूखी पड़ी हों और बिजली का कोई भरोसा ना हो, तो ये रिश्ता टूटने लगता है। और यहीं से शुरू होती है ग्रामीण भारत की असली लड़ाई, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और सिस्टम से मिलने वाले सपोर्ट के बीच का तनाव। अब हम खास तौर पर दिब्यापुर की बात करते हैं। ये एक कृषि प्रधान इलाका है जहां जिंदगी पानी और बिजली के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप कह सकते हैं कि यहाँ की असली नब्ज तो किसानों के खेतों में ही धड़कती है। धान की फसल समझ लीजिए यहाँ की जीवन रेखा है, और ये जीवन रेखा सीधे सीधे दो चीजों से जुड़ी है, सिंचाई के लिए पानी और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दिब्यापुर में लगभग 3.25 लाख वोटर हैं। 2022 में इनमें से करीब 62% लोगों ने वोट डाला था। यहाँ की आबादी में ज्यादातर किसान हैं, मजदूर हैं। पर ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी पानी, बिजली और छोटे मोटे स्थानीय उद्योगों पर टिकी हुई है, और उनकी उम्मीदें ही आने वाले चुनाव का रास्ता तय करेंगी। और अब कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक ऐसा नतीजा जो हमें दिखाता है कि लोकतंत्र में एक एक वोट की क्या कीमत होती है। पिछले चुनाव का फैसला इतने कम अंतर से हुआ था कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 473, जी हाँ, बस इतने ही वोटों ने 2022 में इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की सियासी किस्मत लिख दी। जरा सोचिए, जब 3.25 लाख लोग वोट डालते हैं और हार जीत का फैसला 500 से भी कम वोटों से होता है, तो इसे सिर्फ जीत नहीं कहा जा सकता। ये एक जीत से ज्यादा एक चेतावनी है। यहाँ हर एक वोट की कीमत साफ साफ दिखाई देती है। पिछले एक दशक में जीत के अंतर को देखिए। 2012 में समाजवादी पार्टी लगभग 24,000 वोटों से जीती। 2017 में लहर बदली, बीजेपी 12,000 वोटों से जीती। और फिर 2022 में सपा ने वापसी तो की, लेकिन सिर्फ 473 वोटों से। ये ग्राफ साफ बताता है कि दिब्यापुर का वोटर अब किसी एक पार्टी से बंद कर नहीं रह गया है। वो काम देख रहा है और उसका फैसला हर चुनाव में बदल रहा है। अगर हम चुनावी इतिहास को और करीब से देखें तो लड़ाई मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सिमट कर रह गई है। प्रदीप कुमार यादव और लाखन सिंह के बीच मुकाबला हमेशा कड़ा रहा है। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है, बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर में लगातार गिरावट आई है। 2012 से 2022 तक बीएसपी का वोट काफी कम हुआ है, और अब ये वोट किसी भी तरफ जा सकता है, जो नतीजों पर सीधा असर डालेगा। तो सवाल ये उठता है कि इन चुनावी आंकड़ों का एक आम वोटर की जिंदगी से क्या लेना देना है। बहुत गहरा, सीधा संबंध है। जब जीत का अंतर इतना कम हो जाए तो इसका मतलब अक्सर यही होता है कि लोगों के जो असली मुद्दे हैं, जो स्थानीय परेशानियां हैं, वो अनसुनी रह गई हैं। तब हर एक वोट एक शिकायत की आवाज बन जाता है, एक उम्मीद बन जाता है कि शायद इस बार कोई हमारी सुनेगा। दिब्यापुर की जरूरतें बहुत सीधी सादी हैं और सिस्टम की नाकामियां भी उतनी ही साफ। किसान को धान की फसल के लिए पानी चाहिए, लेकिन उसे मिलती हैं सूखी नहरें। सिंचाई के लिए बिजली चाहिए तो उसे मिलते हैं घंटों के पावर कट और अवैध वसूली के आरोप। शहर में रहने वालों को साफ नालियां और सड़कें चाहिए, लेकिन मिलती है गंदगी और टूटे हुए रास्ते। बस यही वो फासला है जहां जनता का गुस्सा और निराशा पनपती है। इन सभी आंकड़ों के पीछे दिब्यापुर के किसानों की आवाज है। वो कहते हैं, हमारी फसलें खतरे में हैं। सरकार को पानी और बिजली की समस्या को ठीक करना ही होगा। ये हमारे जिंदा रहने का सवाल है। आप देखिए, ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है। ये अपनी मेहनत और अपनी आजीविका को बचाने की एक गुहार है। चलिए यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं। पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना सिर्फ विकास का काम नहीं है। यह हर नागरिक की गरिमा, उसके सम्मान को बनाए रखने का एक तरीका है।
जब एक किसान को अपनी ही फसल बचाने के लिए सिस्टम से लड़ना पड़ता है तो ये चोट सिर्फ उसकी कमाई पर नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान पर भी लगती है। और गरिमा हमारे संवैधानिक मूल्यों का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ठीक है, हमने इस समस्या को तो समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। कोई भी नेता जो इस इलाके की सही मायनों में सेवा करना चाहता है, उसके लिए एक सोची समझी, एक स्ट्रक्चर्ड रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। हम इसे कहते हैं भरोसा वापस पाने का 4 आयामी रास्ता। इस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो चारों दिशाओं में देखता है। ये 4 स्तंभों पर टिका है। पहला, जनता। अपने कोर वोटर्स पर ध्यान दें, उनके कल्याण की बात करें। दूसरा, पार्टी। अपने अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी की पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। तीसरा, नीति। बिजली, पानी, सड़क पर ऐसे वादे करें जो वाकई पूरे किए जा सके। और चौथा, प्रतिद्वंदी। जो सत्ता में है उसके दावों की तुलना जमीन की हकीकत से करके लोगों को दिखाएं। अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है VRINO एनालिसिस। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस ये पूछता है, क्या आपकी ताकत मूल्यवान है, क्या वो दुर्लभ है, क्या उसकी नकल करना मुश्किल है, और क्या उसका कोई और विकल्प नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी का जो जमीनी कैडर है वो मूल्यवान और दुर्लभ तो है, लेकिन उसे एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसकी कोई नकल न कर सके, तभी ये एक स्थायी फायदा बनेगा। तो ये तो हुई स्ट्रैटेजी की बात, पर स्ट्रैटेजी का क्या फायदा अगर उसे जमीन पर उतारा ही न जाए। तो अब हम एक ठोस टाइम बाउंड एक्शन प्लान की बात करते हैं। ये प्लान दिखाता है कि कैसे अच्छी सोच को असली नतीजों में बदला जा सकता है। ये है 90 दिनों का एक्शन प्लान, जिसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 30 दिन लोगों के बीच जाएं, घर घर जाकर उनकी बात सुनें, हर मोहल्ले में शिकायत समितियां बनाएं। अगले 30 दिन छोटी छोटी समस्याओं को तुरंत हल करें और लोगों को बताएं कि काम हो रहा है, बदलाव दिख रहा है। और आखिरी 30 दिन माहौल बनाएं, रैलियां तेज करें और ये पक्का करें कि वोटिंग के दिन हर वोटर बूथ तक जरूर पहुंचे। ये सुनने, करने और फिर जीतने का एक सीधा रास्ता है। आजकल सिर्फ जमीन पर काम करने से बात नहीं बनती, डिजिटल को भी साथ लाना पड़ता है, लेकिन सही तरीके से। हर गांव के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जहां सिर्फ मुद्दों की बात हो। औरैया में सिर्फ वहां के लोगों को टारगेट करके स्थानीय मुद्दों पर विज्ञापन चलाएं। जमीन से जो डेटा मिल रहा है उसे ऑनलाइन कैंपेन से जोड़ें। और हाँ, उम्मीदवार की अपने वॉइस मैसेज भेजकर लोगों से एक पर्सनल कनेक्शन बनाएं। तकनीक तभी काम करती है जब वो लोगों से जुड़ती है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, लोगों तक पहुंचने के लिए जब हम उनकी जानकारी लेते हैं तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना। भारत के डेटा संरक्षण के कानून भी हमें यही सिखाते हैं। हमारा संदेश लोगों तक पहुंचे, पर उनकी मर्जी से, वो दखलंदाजी नहीं लगनी चाहिए। विश्वास बनाने के लिए सहमति सबसे जरूरी है। तो हम इस पूरी बातचीत के आखिर में कहाँ पहुंचते हैं? देखिए, ये चर्चा सिर्फ चुनावी तिकड़म के बारे में नहीं है, ये जन सेवा के असली मकसद के बारे में है, जो है एक लगातार चलने वाला भरोसेमंद शासन। चुनाव तो बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। आखिर में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या 473 वोटों का ये मामूली सा अंतर एक जीत का जनादेश है, या ये जनता की तरफ से एक आखिरी चेतावनी है? शायद ये कोई जश्न मनाने का मौका नहीं, बल्कि मतदाताओं का एक साफ संदेश है कि उनकी परेशानियों को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असली काम तो अब शुरू होता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804 204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।